नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज देखने चल रहे हैं सबसे बेहतरीन, सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस के सेट्स लगाने चल रहे हैं और एक टॉपिक पे कम से कम 500-600 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिएगा, YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसे ऑसम क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के साथ भी करेंगे, लेकिन बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे और उनके करने के तरीके, कम से कम एक क्वेश्चन को करने के 3 से 4 तरीके होंगे। तो अभी हम लोग अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कौन सा, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का, और देखने चल रहे हैं पहले सुपर 10 क्वेश्चंस। पहले 10 क्वेश्चंस का सेट देखेंगे, इसके बाद में आपके लिए कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस का सेट हमेशा लेके आऊंगा और लगातार ये सेट चलने वाला है। और मान के चलो कि अरिथमेटिक में कम से कम 5000 क्वेश्चंस करने वाले हैं और बेहतरीन लेवल के, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल मेंस हो, चाहे वो आपका रेलवे हो, मतलब कोई भी एग्जाम हो। अगर आपने ये 32 की 32वीं नंबर सिस्टम की क्लास कर रखी है तो आपके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ईजी होने वाला है। कंसेप्ट के साथ करेंगे, एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार करेंगे, तरीकों से करेंगे, 3 से 4 बार तरीकों से। तो बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल नए क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी जो अच्छे लेवल के हैं उनको भी करेंगे यहां पे। तो जुड़िए, और अगर सेशन अच्छा लगे और आगे भी इस तरह के सेशन चाहते हो तो कृपया लाइक करें, शेयर ठोकें और सब्सक्राइब भी करें। 2019 का जो सीजीएल मेंस होने वाला है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा ये। और इतना तो मैं चैलेंज करता हूं कि जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं उसी कंसेप्ट पे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहां से फंसवा दूंगा, इतनी गारंटी है। तो तैयार रहो, कॉपी पेन लेकर तरीकों को समझो। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो पहले 32 की 32वीं क्लास करो, क्योंकि इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा तुमको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंप्लीफाई करना है क्या, 19 की पावर 8 माइनस 17 इंटू 19 की पावर 7 प्लस 41, ऐसे एक सीरीज दे रखी है कोई बड़ी सी, और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पॉज करो और अगर आंसर 5 सेकंड के अंदर निकाल सकते हो तो सॉल्व करो इसको। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, आप में से बहुत से ज्ञाता क्या करेंगे, यहां पे 19 की पावर 8 है और 19 की पावर 7 है, तो 19 की पावर 7 कॉमन लेंगे। कॉमन लेके करोगे ना भैया, तो ये जितना स्क्रीनशॉट दिख रहा है ना यहाँ पे, सब कुछ भर जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बहुत बड़ी बात है ऐसी। तो एक पेपर में मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का टाइम होता है, या अगर थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, तो 25 से 30 या मैक्सिमम 40 सेकंड, उसके ऊपर क्वेश्चंस को नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप मुझे ये बताइए, क्या आपको हर एक पार्ट में 19 दिख रहा है? सब पार्ट में, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, सब में 19 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन ये लास्ट वाले को अगर मैं छोड़ दूं तो इसमें 19 नहीं है। इसका मतलब हर एक पार्ट में क्या है, 19 है। 19 का मल्टीपल होगा। आप बताओ, अगर मैं बोलूं कि 19 इंटू 2 प्लस 19 इंटू 3 ऐसा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 38 और ये 57 अगर मैं जोड़ दूं तो 95 आएगा? अरे बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? और 95 भी क्या है, 19 इंटू 5 ही तो है। इसका मतलब अगर मैं 19 के मल्टीपल, 19 ही नहीं, कोई भी नंबर का अगर मैं मल्टीपल, जैसे मान लो मैं किसी नंबर के का मल्टीपल 2k, 3k, -4k, +6k ऐसे ऐड कर रहा हूं, तो जो भी आंसर आएगा वो k की फॉर्मेट में ही तो आएगा। 3 2 5 और 6 11, 11 माइनस 4 कितना हो गया, 7k। यानी जो भी आंसर आएगा वो 7 से गुणा हो रहा है और k से गुणा हो रहा है, तो k तो रहेगा ही रहेगा। यानी अगर 19 हर जगह पे है तो यहां से लेकर यहां 19 तक, इन सभी संख्याओं को अगर जोड़ूं घटाऊं जो भी करूं, 19 तो उसमें रहेगा ना। इतनी बात समझ पा रहे हो? यानी वो कुछ ऐसा नंबर होगा, 19 इंटू कुछ भी आएगा k, कोई भी बड़ा सा नंबर हो सकता है, सॉल्व करने पे कोई भी बड़ा नंबर आ सकता है, इतना तो आएगा ही आएगा। कहां से कहां तक सॉल्व करने पे, यहां स्टार्टिंग से लेकर यहां तक सॉल्व करने पे, इतना सॉल्व करने पे। लेकिन देखो लास्ट में 3 बच गया है, तो 3 ऐड भी तो होगा। इसका मतलब हो गया मेरा जो भी आंसर होगा वो कैसा होगा, वो कुछ भी 19 के प्लस 3 टाइप का होगा। यानी कि अगर मैं k को 1 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 19 और 3 22। अगर मैं k को 2 रख दूंगा तो 19 दूना 38 और 3 41, मतलब ऐसा कोई नंबर होगा मेरे पास। तो इसका सीधा सा मतलब तो आप ये बोल सकते हो ना कि भाई अगर मैं यहां से लेकर यहां तक के सभी पार्ट्स की बात करूं तो ये सारे पार्ट 19 से कटने वाले हैं, लेकिन ये 3 जो है 19 से नहीं कटेगा। इसका मतलब अगर मैं ऑप्शंस में 19 से डिवाइड करूं
तो ऐसा ऑप्शन मेरा आंसर होना चाहिए जो रिमाइंडर क्या दे दे, 3 दे दे। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे रिमाइंडर 3 बच रहा है जिसमें 19 नहीं है। तो आप बताओ, सीधा सीधा दिख रहा है 41, अगर मैं 41 को 19 से डिवाइड करूंगा तो 19 दूना 38 और शेषफल कितना आ गया, 3। रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा, बी पार्ट। और ये कैट 2012 का क्वेश्चन है भाई साहब। तो क्वेश्चंस सॉल्व नहीं करना है, दिमाग को इतना ट्रेन करना है कि क्वेश्चंस को हमें देखना है और आंसर टिक करना है। हां, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सारे के सारे क्वेश्चन देख के आंसर टिक करके चले जाओगे, हवा हवाई बातें हो गई ये सारी। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूं कि कम से कम 30 से 40% क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके एग्जाम में, सीजीएल मेंस की बात कर रहा हूं, ऐसे होंगे एग्जाम में जिसमें आप 30 से 40% क्वेश्चंस को डायरेक्ट देखकर टिक कर सकते हो, या मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड का टाइम लगने वाला होगा। तो 60 क्वेश्चन अच्छे भी होंगे जिसमें आपको कंसेप्ट, दिमाग और कैलकुलेशन सारा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हवा हवाई अगर सीजीएल मेंस का पेपर हो जाए तो सभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे भाई साहब। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ और समझने की कोशिश करो। तो पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे। क्वेश्चन ये कह रहा है, इन अ मैथ्स एग्जाम द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 5 एस्पिरेंट्स आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, यानी गणित की एक परीक्षा में 5 अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक लगातार 5 विषम पूर्णांकों में हैं। समझ गए विषम पूर्णांक क्या होते हैं? विषम संख्या जो 2 से ना कटें, और पूर्णांक यानी कि 1 2 3 4 ऐसे पूर्णांक है सारी ये, और कंसेक्यूटिव है, लगातार है। तो बताओ लगातार पूर्णांक कैसे होते हैं? हर 2 के डिफरेंस पे आते हैं, नहीं आते हैं? 1 3 5 ये सब में कितने का डिफरेंस है? 2 का ही तो है। तो विषम पूर्णांक यानी कि कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ये सब किसने के डिफरेंस पे आएंगे? 2 के डिफरेंस पे आएंगे। अब कह रहा है उन सभी के जो मार्क्स हैं उनका अगर मैं योगफल कर दूं, सम कर दूं, तो वो कितना होता है? 185। आपसे कह रहा है कि बताओ मैक्सिमम मार्क्स एस्पिरेंट के द्वारा कौन सा होगा। तो चलिए अगर मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊं, पहले एक्स वगैरह मान के, देखो मैं सॉल्व तो कर दे रहा हूं भाई, लेकिन समझने के लिए बेसिक आपका, लेकिन सॉल्व नहीं करना है। ये क्वेश्चन 2 सेकंड का क्वेश्चन है, तो पहले जरा तरीका समझ लो कि अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मेरे पास जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, जो नंबर्स मेरे पास हैं वो कैसे हैं, पहले ये मैं मान लेता हूं। अब बताओ, मैं मान सकता हूं ना कि संख्या में बोल दूं x होगी, x + 2 होगी, x + 4 होगी, ऐसा बोल सकता हूं। ये 3 संख्या इधर लेनी, इधर x - 2 मान लिया और x - 4 मान लिया। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी और पांचवी, बोलो 5 संख्या ऐसी मान सकता हूं। अब बोलो ऐसा ही क्यों माना? ऐसा इसलिए माना क्योंकि आप देखो, अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ये 4 2 -6 और ये 4 2 +6 कट जाएगा, केवल x बचेगा और मुझे x का मान मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अब क्या कह रहा है, अच्छा ये लगातार है कि नहीं है? देखो सब में 2 का डिफरेंस है कि नहीं है? इनका कुल अंक का योगफल कितना है? 185। सबको जोड़ दो तो देखो x कितनी बार जुड़ेगा? 5 बार, तो कितना हो जाएगा? 5x। और ये देखो 4 2 6 और ये -2 -4 -6 कट गया पूरा, कितना आ गया? 5x रहेगा केवल। और ये योगफल कितना आ गया? 185। x कितना रहेगा? 5 3 15 और 5 7 35। x कितना आ गया? 37। यानी अगर x 37 है तो आप बताओ 37 के बाद 38 39, ये 39 और ये कितना हो गया? 41। यानी सबसे मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा? 41। बोलो बात समझ में आ रही है? अब इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, जरा समझो। मेरे पास 5 एस्पिरेंट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और जब कभी भी ऐसी कोई बात आए कि कंसेक्यूटिव हैं, लगातार हैं, तो सीधा सीधा एक काम करो, 5 लोग हैं ना, 185 टोटल योगफल है। टोटल योगफल को 5 से भाग कर दो, इसी को औसत बोलते हैं। और औसत हमेशा क्या हो जाएगा? यहां पे बीच की संख्या, यानी कितना आ गया? 37। यानी तीसरे वाले को कितना मिलेगा? 37। सबसे बीच में यही तो है ना भाई, 2 इधर, तो इधर सबसे मध्य में कौन है? तीसरा वाला। अब अगर सबसे बीच में आ गया 37, क्या किया हमने? 37 क्या है? एवरेज है। अभी आगे आप एवरेज पढ़ोगे तो 37 क्या है? औसत है। अगर औसत 37 है तो ये सबसे बीच वाले के पास जाएगा, यानी सबसे बीच वाला नंबर, यानी तीसरा जो अभ्यर्थी है उसको 37 नंबर मिले हैं। तो बताओ इसके आगे वाले को कितना मिला होगा? 2 बढ़ा के 39। इसको आगे वाले को क्या मिला होगा? 2 बढ़ा के 41। यही मेरा डायरेक्ट आंसर है, मुझे कोई एक्स वगैरह नहीं मानना है। बोलो बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 20, अच्छा एक मिनट ये जरा सही कर लो, ये इनटू का साइन है, कॉमा नहीं है। फैक्टोरियल 20, फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 30 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे? हाउ मेनी जीरोज आर देयर एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट? फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 25 इंटू फैक्टोरियल 30। तो सबसे पहले आपको एक बात अच्छे से पता है कि फैक्टोरियल्स में हम लोग नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, वो आप देखना चाहो तो जाके देख सकते हो, काउंट ऑफ जीरोस करके हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। पहले मैं फैक्टोरियल 20 की बात करता हूं, तो फैक्टोरियल 20 में नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? आपको पता है कि 5 पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोस। तो 20 को मैं 5 से डिवाइड कर दे रहा हूं, कितनी बार गया? 4 बार गया। अब तो 5 से जाएगा नहीं, यानी फैक्टोरियल 20 में कितने जीरोस? 4। फैक्टोरियल 25 में कितने जीरोस होंगे? तो मैं क्या करूंगा, 25 को 5 से डिवाइड करूंगा, 5 बार गया, 5 25, लेकिन अभी एक बार और जा सकता है, 5 एकम 5, तो 5 और 1 6, यहां पे कितने जीरो आ जाएंगे? 6 जीरोस। फैक्टोरियल अगर मैं 30 की बात करूं तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो, 30 को 5 से भाग करोगे, 5 36, अब एक बार और जाएगा, 5 एकम 5, 6 और 1 7 जीरोस। बोलो बात समझ में आई? और आपको पता है मल्टीप्लाई करने पे जीरोस की संख्या मल्टीप्लाई नहीं होगी। आप ऐसा मत कर देना कि 4 गुणे 6 गुणे 7 कर दो, है ना, और आंसर क्या लगा दो? 168। ये गलत है। जब कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ जीरोस जुड़ते हैं। तो बताओ 6 4 10 और 7 17, टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 17। बात समझ में आई? ये सारे क्वेश्चंस लगभग हम लोगों ने अपनी कंसेप्ट में कर रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। P और Q जो हैं वो दो प्राइम इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स। प्राइम नंबर का मतलब पता है ना? चलो आगे। और बोल रहा है कि P प्लस Q कितना है? 10 है और P Q से छोटा है। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ Q आर देयर, यानी P के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन ने आपसे। अब बताओ P प्लस Q जो है वो कितना है? 10 है कि नहीं है? और P Q से छोटा है। तो आप मुझे एक बात जरा बताइए, अगर P Q से छोटा है तो अगर मैं, अच्छा पहली प्राइम नंबर कौन सी होती है? यानी दो संख्याओं का अगर योगफल 10 हो रहा है, इसका मतलब 10 से छोटी प्राइम नंबर होंगी ना। तो P को मैंने पहली प्राइम नंबर क्या मान लिया? 2। 2 से पहले तो कोई प्राइम नंबर नहीं होती। 2 में कितना जोड़ेंगे? 8, तब कितना आएगा? 10 आएगा। 2 तो प्राइम है, लेकिन क्या 8 प्राइम है? नहीं, इसलिए ये सेट तो गलत है। दोनों ही क्या है? P और Q दोनों ही प्राइम है। अगर मैंने P को 3 लिया तो Q को कितना लेना पड़ेगा? 7, तभी तो 7 और 3 10 होगा। और दोनों ही प्राइम है, 3 और 7 ये दोनों ही कैसे हैं? ये प्राइम है। और आपको पता है 3 जो है वो 7 से छोटा भी है। यानी हमारी ये कंडीशन और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमें पहला नंबर ये मिल गया। अगला देखो, अगला प्राइम मैं क्या ले सकता हूं? 5 ले सकता हूं। तो मैं दोनों को 5 5 लेना पड़ेगा, तभी तो 10 होगा। लेकिन दोनों कैसे हो जाएंगे? फिर बराबर हो जाएंगे। P और Q कैसे हो जाएंगे? बराबर। लेकिन P तो है वो Q से छोटा है, इसका मतलब ये कंडीशन नहीं ले सकते हम, ये सेट गलत है। फिर आगे तो बढ़ नहीं सकते। आगे बढ़ेंगे तो अगर ये 7 3 ले लेंगे तो बताओ Q जो है वो छोटा हो जाएगा P से, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब केवल और केवल कितने पॉसिबल मान होंगे? यही एक पॉसिबल मान होगा। कौन सा? P का मान 3। लेकिन पूछ रहा है कौन सा मान नहीं है, कितने मान हो सकते हैं? तो एक ही मान हो सकता है। ऑप्शन कौन सा? डी पार्ट। गलती से कहीं बी पार्ट मत लगा देना। उसने P का मान नहीं पूछा है, उसने पूछा P के कितने मान हैं। तो P के कितने मान का मतलब P का केवल एक मान है। कौन सा? वो डी वाला पार्ट। बात समझ में आ गई? क्यों मैं आगे नहीं बढ़ सकता? क्योंकि मुझे पता है कि 7 और 3 अगर मैं लेता हूं तो दोनों तो प्राइम है, लेकिन 7 यानी P 3 यानी Q से बड़ा हो जाएगा, जबकि कंडीशन क्या कह रही है? P Q से छोटा है। इसलिए ये कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। देयर आर 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर in which the difference of average of squares of first 4 numbers and average of squares of last 4 numbers is 64. If the sum of squares of first and last number is 178, then find the average of all 6 numbers. यानी कि 6 संख्याओं का औसत लेना है आपको। अब देखो यार, अगर मैं घटियापन पे उतारू हो जाऊं और मैं x वगैरह मानने लगूं तो क्वेश्चन देखो कितना लेंदी हो जाएगा मेरे लिए। मैं संख्या मान लूं कि x है, x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, ऐसे मान सकता हूं ना 6 संख्याएं। लेकिन क्यों करूंगा मैं ऐसा भाई? मैं ऐसा क्यों करूंगा?
या आप बोलो कि अभी तो बताए थे कि प्लस माइनस वाला मानना है, तो चलो मैं अगर x मान लूं, अगली संख्या क्रमागत विषम है तो x प्लस 2 होंगी, फिर ये x प्लस 4 हो जाएगी। अच्छा, इधर अगर मैं मानूं तो ये x माइनस 2 होगी, फिर ये कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी। आगे अगर मैं मानूं तो ये x प्लस 5 हो सकती, x प्लस 6 हो सकती है ना। तो मेरे पास ये 3 और ये 3 6 संख्याएं हो गई। लेकिन अब देखो इनके पहले तो ये बोल रहा है जिसमें पहली 4 संख्याओं के वर्गों का औसत, तो चारों संख्याओं का वर्ग करो, है ना। बताओ कितना लेंदी दिख रहा है आपको खुद ही। नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस को, कैसे करना है फिर। तो क्या कह रहा है, पहली और अंतिम संख्याओं के वर्गों का योगफल, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज 178। दो संख्याएं अगर है मेरे पास x और y, तो इनके वर्गों का योगफल कितना है, स्क्वायर्स का सम कितना है, 178। बोलो बात समझ में आ रही है। आप मुझे एक बात बताओ, 178 के आसपास कोई आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है। अगर मैं 13 का स्क्वायर करूं तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। इसका मतलब 178 अगर दो संख्याओं के वर्गों का योगफल है तो 14 से छोटी होंगी कि नहीं होंगी, 14 से बड़ी तो नहीं हो सकती। इतनी बात समझ में आ रही है। अगर दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 178 है तो संख्याएं ऑब्वियसली 14 से छोटी होंगी, क्योंकि अगर मैं 14 किसी एक संख्या को ही ले लूं तो इसका वर्ग खुद 196 हो जाएगा और ये 178 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए संख्याएं जो होंगी वो 14 से छोटी होंगी। पहले तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। संख्याएं अगर 14 से छोटी हैं, और कौन कौन सी कह रहा है, विषम संख्याएं, तो बताओ 14 से छोटी विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। कितनी संख्याएं जरा देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्याएं हैं। 7 संख्याएं हैं, लेकिन क्या कह रहा है, हमें 6 ही संख्या चाहिए, वो भी कैसी, क्रमागत, कंसेक्यूटिव। आप बताओ, अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो 178 दो संख्याओं का योगफल है। 13 का योगफल कितना होता है, 169। 169 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो क्या मुझे 178 मिल जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ पा रहे हो। यानी ये संख्या जो 178 है वो 13 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, तभी तो 178 है। बोलो, बोल सकते हैं ऐसा। या अगर थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख दूं तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर है, कितना, 178। तो बताओ, ये पहली संख्या हुई और ये आखिरी संख्या हुई कि नहीं। मतलब 1 से स्टार्टिंग नहीं, स्टार्टिंग कहां से है, 3 से है। पहली संख्या 3 और आखिरी संख्या 13। तो संख्याएं कितनी है, 3, 5, 7, 9, 11, 13। यही तो संख्याएं हुई भाई। बोलो, बात समझ में आ रही है। अगर ये संख्याएं हैं और आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन 6 संख्याओं का औसत ज्ञात करो, तो आपको अच्छे से पता है। बताओ, ये संख्याएं अगर क्रमागत हैं तो क्या एपी में होंगी, और अगर एपी में है तो औसत यानी एवरेज निकालने का तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा तो एपी पढ़ लेना। वहां पे हमने क्या बोला, पहली संख्या 3 और आखिरी संख्या 13, इनको जोड़ के बाई 2 कर दो, 13 3 16 बटे 2, यानी कितना हो जाएगा, 8। हमारा आंसर कौन सा होगा, बी पार्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो। देखो मैंने क्या किया, मैंने केवल यहां से एक लाइन पकड़ी है। वो क्या पकड़ी है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज 174। यानी कि कोई दो संख्याएं हैं, पहली और आखिरी, इनके वर्गों का योगफल कितना है, 178 है। बोलो, है। अब बताओ, 13 का स्क्वायर होता है ना 169, और 14 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 196। यानी कि संख्याएं 14 से छोटी होंगी, क्योंकि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 178 है। तो 14 से छोटी कितनी विषम संख्याएं हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। यही तो है। क्योंकि 6 की बात कर रहा हूं, हमारे पास ये कितनी संख्याएं हैं, ये तो 7 हैं। इसका मतलब कोई एक संख्या हटेगी। तो अब बताओ, मुझे दिख तो रहा है ना कि अगर मैं 13 का स्क्वायर ले लूं कितना होता है, 169, और इसमें अगर मैं 9 जोड़ दूं तो कितना, 178 आ जा रहा है। यानी 13 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर जुड़ रहा है। तो बताओ, पहली संख्या 3 का स्क्वायर, यानी स्टार्टिंग 1 से ना होगी, कहां से होगी, 3 से, और आखिरी संख्या कौन सी है, 13। इसका मतलब ये संख्याएं एपी में भी तो हैं, हर सब में 2 का डिफरेंस है। आपसे क्या पूछ रहा है, 6 संख्याओं का औसत कितना होगा, पहली और आखिरी बटे 2। आंसर कितना आ गया, 8। 2 सेकंड नहीं तो अगर 5 सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आप इस चीज को जज पा रहे हो, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, मुझे केवल और केवल यहीं से आंसर मिल जाएगा।
बोलो बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। ए बी सी धनात्मक पूर्णांक है, ए बी सी आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपको देखो कुछ सेट्स दे रखा है, आपको 3 इक्वेशन की फॉर्म में सेट दे रखा है। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है और ये तीसरी इक्वेशन है। अब या तो मैं क्या करूं, सबको गुणा भाग करके इतना सब कुछ सॉल्व करूं, क्वाड्रेटिक बनाऊं और पेपर को अपना खराब कर दूं, या फिर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं। अब बताओ 15 की अगर मैं बात करूं, मुझे एक लाइन यहां से दिख रही है, मैं या तो 3 गुणे 5 कर दूं या मैं 5 गुणे 3 कर दूं, दोनों का मतलब ही क्या होगा, 15 होगा। बोलो होगा? इतनी बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक बात जरा बताओ, इसका मतलब या तो a प्लस बी देखो यहां भी है और a प्लस बी यहां भी है ना? यानी कि अब जरा समझना एक बात, मैंने क्या लिखा है, a प्लस बी इंटू a प्लस सी पहला वाला, ये कितना लिखा है 15। यानी मैं इसको 5 गुणे 3 लिख सकता हूं या मैं इसको 3 गुणे 5 लिख सकता हूं, ऐसे तो लिख सकता हूं। अगर मैं a प्लस बी को 5 ले लूं, जरा समझना, तो बताओ यहां भी तो a प्लस बी है, तो यानी कि 5 में किससे गुणा करें भाई साहब के 18 है, तो बोलोगे 5 में तो किसी से गुणा नहीं कर सकते क्योंकि 18 5 से खुद ही नहीं करता। इसका मतलब a प्लस बी 5 नहीं है, कितना है, 3 है। बोलो बात समझ में आई? मुझे क्या मिल गया यहां से, a प्लस बी, और a प्लस बी कितना मिल गया, मुझे मिल गया a प्लस बी यहां से कितना, 3। और अगर a प्लस बी 3 है तो बताओ 3 में 5 से गुणा करेंगे तभी तो 15 मिलेगा, यानी a प्लस सी कितना है, 5। अरे बोलो बात समझ में आई? अब बताओ अगर a प्लस बी को मैं 3 ले लूं तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, 3 में किससे गुणा करोगे, 3 में 6 से गुणा करोगे तभी तो 18 होगा, तो यानी b प्लस सी कितना हो गया, 6। अरे बोलो समझ में आया? और चाहो तो तीसरे वाले में चेक कर लो, a प्लस सी कितना है मेरे पास, 5, और b प्लस सी कितना है, 6, और 6 पंचे 30 बन रहा है। यानी मेरे पास इक्वेशंस आ गई अब कितनी, a प्लस बी बराबर 3, b प्लस सी बराबर 6 और c प्लस a बराबर 5। तीनों को एक बार जोड़ दो तो देखो a 2 बार जुड़ेगा, b 2 बार जुड़ेगा, c 2 बार जुड़ेगा, यानी मैं 2 अगर कॉमन ले लूं तो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ दो 6 3 9 5 14, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 7। अब आपसे क्या पूछा है, a प्लस 2b प्लस 3c, तो चाहे तो आप सबकी वैल्यू निकालो या आप ऐसे कर लो, a प्लस बी को अलग कर लो, प्लस देखो 2b को मैं 2 पार्ट में तोड़ रहा हूं, b प्लस बी, और b प्लस सी को अलग कर लो, और प्लस 3c की जगह पे 2c रख दो ऐसे। तो बताओ ये इस चीज को मैं ऐसे तोड़ के लिख रहा हूं, लिख सकता हूं कि नहीं, a प्लस बी को अलग कर लिया, b को 2b को मैंने b प्लस बी कर दिया, और 3c को मैंने c प्लस 2c कर दिया, तो मेरे दो सेट बन गए, a प्लस बी बी प्लस सी। a प्लस बी कितना है, 3 है, b प्लस सी कितना है, 6 है, और प्लस 2c, यही तो निकालना है मुझे, यानी 9 प्लस 2c आंसर आएगा, यानी आंसर 9 से बड़ा आएगा। सीधी सी बात है, 9 से बड़ा आएगा तो ये दोनों पार्ट तो गलत हैं। अब c निकाल लूं किसी तरह से मैं। अब बताओ a प्लस बी कितना है, 3 है, अगर a प्लस बी 3 इसकी जगह पे 3 रख दो, 3 प्लस सी बराबर कितना, 7, तो c कितना हो जाएगा, 4, और अगर c 4 तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 और 9 कितना, 17। बोलो भाषण में ही मैंने केवल c की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखी है 9 प्लस 2c में। अरे क्लियर हुई बात? तो नहीं समझ में तो एक बार फिर से इसको देखना मैंने कैसे इसको सॉल्व किया, कैसे ब्रेक किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है यार, देखने में लग रहा होगा बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन है, और लोग क्या करेंगे यहाँ पे दो तरह की सीरीज बनाना शुरू कर देंगे, 1 वाली, 3 वाली, 5 वाली, ऐसे करके, और जबकि वास्तव में देखो तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने है तो सीधे सीधे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या आपको ये फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का? क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, यही तो होता है। आप बताओ अगर मैं इसी को लिखूं 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 20 माइनस 19 यानी 1, और 20 प्लस 19, तो 20 प्लस 19 को मैं जोड़ूंगा नहीं, ऐसे रख रहा हूं। बोलो बात समझ में आ रही है? और 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब तो है नहीं, यानी 20 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको 20 प्लस 19, बस बात खत्म। अरे समझे? तो बस क्वेश्चन खत्म। अगर समझ पा रहे हो तो अच्छी बात है। इसकी जगह पे क्या रखूंगा, 20 प्लस 19, तो ऐसे इसकी जगह पे क्या रखूंगा, 18 प्लस 17। तो ऐसे बताओ 17 का स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर की जगह पे क्या रखूंगा, 17 माइनस 16, 17 प्लस 16, ऐसे तो रखूंगा।
आप बताओ, सीधी सी बात है, 20 का स्क्वायर माइनस 19 के स्क्वायर में माइनस वाला पार्ट हट गया, स्क्वायर हट गया, केवल क्या आ गया, 20 प्लस 19 आ गया। ऐसे में अगर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रखूं तो इसको मैं क्या 2 प्लस 1 रखूंगा, खत्म। अब देखो क्या है, ये वास्तव में है 20 प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 16, ऐसे कहां तक है, ऐसे प्लस 2 प्लस 1, यही तो है। अगर थोड़ा उल्टा करके देखो तो आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर कहां तक, 20 तक की सभी संख्याओं का योगफल ही तो पूछा है भाई। सीधा सा मतलब ये हो गया यहां पे, अगर ऐसा कुछ पूछ रहा है तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा, फॉर्मूला याद है, n प्लस 1/2, n कितना हो गया 20, n प्लस 1 21/2, 2 से कट गया कितनी बार, 10 बार, 10 गुणे 21 कितना हो गया 210। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो क्या करना है, सीधा सीधा कहां तक है, 20 तक है ना, कहां से, 1 से, इसका मतलब डायरेक्टली क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल करना है। फॉर्मूला आपके पास है n प्लस 1/2 यानी 20 इंटू 21/2। चलो आगे, अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है, इसमें क्या आ जाएगा 100 माइनस 99 और 100 प्लस 99, तो डायरेक्टली लिख लें, 1 से लेकर कहां तक, 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 100, एक जोड़ दो, 101/2, फॉर्मूला तो याद है ना, ये कितना हो गया, ये 50 बार गया, और 50 इंटू 101 कितना हो जाएगा, 50 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। बोलो बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ये बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, 50 डिब्बे तथा 50 व्यक्ति हैं, देयर आर 50 बॉक्सेस एंड 50 पर्सन। 50 डिब्बे हैं और 50 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति हर डिब्बे में एक पत्थर रखता है, यानी अगर मान लो 50 डिब्बे हमारे पास रखे हैं, ऐसे 50 डिब्बे हैं ये, तो पहला व्यक्ति क्या करेगा, इसमें एक पत्थर डालेगा, इसमें एक पत्थर डालेगा, इसमें डालेगा, इसमें डालेगा, और लास्ट वाले में भी एक पत्थर डालेगा, यानी सब में एक एक पत्थर डाल रहा है। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में 2 पत्थर डालता है, दूसरा वाला पहले में नहीं डाल रहा है, किसमें डाल रहा है, हर दूसरे में, यानी इसमें 2 पत्थर डालेगा, तीसरे में नहीं डालेगा, फिर हर चौथे वाले में डालेगा, पांचवें में नहीं डालेगा, फिर छठे वाले में 2 डालेगा। बात समझ में आ रही है। तीसरा वाला हर तीसरे में, तीसरा वाला कहां डालेगा, पहले में नहीं डालेगा, दूसरे में डालेगा, कहां डालेगा, तीसरे में कितने डालेगा, 3 डालेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फिर छठे में कितना डालेगा, 3 डालेगा, ऐसे तो डालेगा। और बोल रहा है 50वां व्यक्ति हर 50वें डिब्बे में 50 पत्थर रखता है, तो 50वां वाला किसमें डालेगा, केवल 50वें में डालेगा। बात समझ में आ रही है। अब आप मुझे केवल एक बात बताओ, मैं बात कर रहा हूं अभी केवल चौथे डिब्बे की। चौथे डिब्बे में कौन कौन डालेगा, चौथे डिब्बे में पहला वाला डालेगा, कितने पत्थर, 1। दूसरा वाला डालेगा क्या, हाँ डालेगा। दूसरा वाला हर दूसरे में, यानी इसमें भी डालेगा, इसमें भी डालेगा, सॉरी तीसरे में डालेगा, इसमें डालेगा। दूसरा वाला इसमें कितना डालेगा, 2। तीसरा वाला डालेगा क्या, नहीं। फिर कौन डालेगा, चौथा वाला हर चौथे डिब्बे में 4 पत्थर डालेगा, तो चौथा वाला भी चौथे में डालेगा, कितना डालेगा, 4 डाल देगा। पांचवा वाला हर पांचवें में डालेगा, तो वो चौथे में नहीं डाल सकता। बात समझ में आ रही है। देखो मैं फिर से समझा रहा हूं इस चीज को। मेरे पास बॉक्सेस हैं, ये पहला डिब्बा, ये दूसरा डिब्बा, ये तीसरा डिब्बा, ये चौथा डिब्बा, ऐसे करके कहां तक है, 50वें डिब्बे तक है। अब देखो पहला व्यक्ति आया और इसमें ये पहला व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति, ये इसमें कितने पत्थर डालेगा, तो 1 पत्थर डालेगा। पास में ही पहला व्यक्ति दूसरे वाले में कितने डालेगा, 1 पत्थर डालेगा। तीसरा वाला व्यक्ति, तीसरे वाले डिब्बे में पहला व्यक्ति कितना डालेगा, 1 पत्थर। चौथे वाले डिब्बे में पहला व्यक्ति कितना डालेगा, 1। ऐसे 50वें वाले डिब्बे में पहला व्यक्ति कितना डालेगा, 1 डालेगा। बात समझ में आई। दूसरा व्यक्ति आया, वो कहां कहां डालेगा, हर दूसरे में। तो बताओ ये दूसरा हुआ, दूसरा व्यक्ति, अब मैं दूसरे व्यक्ति की बात कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति दूसरे में कितना डालेगा, 2। तीसरे में डालेगा, नहीं। चौथे में कितना डालेगा, 2। दूसरा व्यक्ति है, चौथे में कितना डालेगा, 2। ऐसे पांचवें में डालेगा क्या, नहीं। फिर छठे में कितना डालेगा, 2। तो सब में 2 डालेगा। तीसरा व्यक्ति आया, वो कहां डालेगा, हर तीसरे में, और कितना डालेगा, 3 डालेगा। तो बताओ तीसरा व्यक्ति
आया और उसने तीसरे डिब्बे में 3 पत्थर डाले, फिर चौथे में डालेगा क्या? नहीं। पांचवें में डालेगा क्या? नहीं। छठे में डालेगा? हाँ। तो तीसरा व्यक्ति छठे में कितना डालेगा? 3 पत्थर डालेगा। बात समझ में आ रही है? तो अब मैं केवल चौथे डिब्बे की बात करूं, देखो चौथे में कौन कौन डाला। चौथे डिब्बे में पहला व्यक्ति आया, वो कितने पत्थर डालेगा? 1 डाल देगा। चौथे डिब्बे में दूसरा व्यक्ति आएगा और वो कितने पत्थर डालेगा? 2। चौथे डिब्बे में तीसरा डालेगा? नहीं। चौथा डालेगा? हाँ। चौथे डिब्बे में चौथा व्यक्ति आएगा और कितने पत्थर डालेगा? 4, क्योंकि हर चौथे डिब्बे में डालेगा। चौथे डिब्बे में पांचवा डालेगा क्या? नहीं। पांचवा व्यक्ति हर पांचवें डिब्बे में डालेगा 5, तो 5 की स्टार्टिंग तो 4 से होगी नहीं। इसका मतलब चौथे डिब्बे में कौन कौन डाल रहा है? पहला वाला डाल रहा है, दूसरा वाला डाल रहा है, चौथा वाला डाल रहा है। और कितने कितने डालना है? 1 2 और 4, 4 2 6 और 1 7, इतने तो डाल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो 1 2 4 है ये 4 के फैक्टर हैं, 4 के गुणनखंड हैं? यानी मैं सीधा सीधा ये बोलूं कि अगर मैं छठे डिब्बे की बात करूं तो छठे डिब्बे में कौन कौन डालेगा? पहला डालेगा, दूसरा डालेगा, तीसरा डालेगा और छठा डालेगा। कितने डालेंगे? 6 3 9 2 11 और 1 12 डालेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई बात? इसका मतलब 50वें डिब्बे में कौन कौन डालेगा? तो मैं 50 के फैक्टर कर लूंगा। तो 50 के फैक्टर कैसे करोगे? 25 दूना 50 होता है ना, 2 की पावर 1, और 25 को मैं लिख सकता हूं 5 की पावर 2। बोलो, लिख सकता हूं ऐसा? यानी कि मुझे क्या करना होगा? मुझे जितने फैक्टर्स होंगे उनका सम निकालना होगा, और मैं आपको बता चुका हूं सम ऑफ फैक्टर्स। बहुत प्यारा क्वेश्चन है सम ऑफ फैक्टर्स पे। समझ में आई बात? कैसे निकालते हैं? आओ, तरीका मैंने आपको बता रखा है। 2 की पावर 1 है तो 0 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 बता रखा है ऐसा, इनटू 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0 से शुरू करो, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2 ऐसे बता रखा है। 2 की पावर 1 कितना? 2, और 2 की पावर 0 कितना? 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2, ये हो गया 1 प्लस 5 प्लस 25, 25 5 30 और 1 31 इंटू 3, और 31 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 93। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी पार्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि 100 डिब्बे हैं और 100 व्यक्ति हैं, तो बताओ 100वें डिब्बे में कुल कितने पत्थर होंगे? तो क्या करोगे? 100 के फैक्टर करोगे। कितने हो जाएंगे? 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, 2500 का 100 होता है। तो कैसे करोगे आप इसको? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का सम करोगे। तो बताओ कैसे लिखूं? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, सबको जोड़ के मल्टीप्लाई कर लो, यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार फिर से लगाना, नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे बताना। चलो आगे देखो, फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ एक्स 25 की पावर एक्स प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 13, यानी x के किस मान के लिए 25 की घात x प्लस 1 13 से डिविजिबल होगा? आप बताओ, डायरेक्टली पढ़ चुके हैं, 25 की घात x प्लस 1 की घात x लिख सकते हैं। अब ये बताओ, 13 से कटने का मतलब 25 और 1 जुड़ के कितना बना दे? 26 बना दे, यानी 25 और 1 जुड़े। आप बताओ ये पढ़ चुके हैं कि नहीं? a की पावर n प्लस b की पावर n हमेशा किससे डिवाइड होता है? a प्लस b से। कब? जब n क्या होता है? ऑड होता है कि नहीं होता है? अरे आप बताओ, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस b, याद आ रहा है? a प्लस b से a क्यूब प्लस b क्यूब कटता है ना, तो पावर कितनी है? 3 है, यानी ऑड पावर है। इसका मतलब क्या हो गया? x क्या होगा? ऑड नंबर होगा। ऑड नेचुरल वैल्यूज ऑफ x, ऑप्शन कौन सा? बी पर। खत्म क्वेश्चन। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में रखा जाता है। 4 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं। आरोही यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में रखा जा रहा है। पहली 3 का जो मल्टीप्लाई है, जैसे मान लो अगर मैं 4 संख्याओं को बोलूं a b c और d है, तो पहले 3 का मल्टीप्लाई यानी a b c, इनका मल्टीप्लाई कितना है? 385।
और आखिरी 3 यानी B इंटू सी इंटू डी, इनका मल्टीप्लाई कितना है 1001 है। बोलो बात समझ में आ रही है? आपसे क्वेश्चन ने पूछा है सबसे बड़ी अभाज्य संख्या याद करो, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अगर आप लॉजिक पे बात करते तो आप बताओ 1001 के मैंने आपको फैक्टर्स बता रखे हैं। जब मैजिकल नंबर्स पढ़ा था भाई तो वहां पे क्या था, 7, 11, 13 इन तीनों का मल्टीप्लाई था कि नहीं था? था। अगर 7, 11 याद करो ये सारी चीजें, इसको भूलना मत, मैंने आपको 1000 बार बताया है, कंसेप्ट सारे आपके माइंड में होने चाहिए। 7, 11, 13 में सबसे बड़ी प्राइम नंबर कौन सी है? 13, यही मेरा ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा? बी पार्ट। खत्म क्वेश्चन। बोलो बात समझ में आई? तो पहला दिन था इसलिए आज हम लोगों ने 10 से 11 क्वेश्चंस ही लिए हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। क्वेश्चंस हम लोग टफ भी लेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चंस भी लेंगे, और तरीका जो हम लोगों ने डिस्कशन करने का रखा है, तो आप सजेशन दे सकते हो कि मैं और धीरे समझाऊं या और तेज समझाऊं। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। कोई और सुझाव अगर आपके पास हो तो आप उसको भी मुझे बता सकते हो, लेकिन कृपया अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा जब लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।